हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने आवेशन की विधियों के बारे में पढ़ा था। दो विधियां पढ़ ली थी, घर्षण विधि और चालन विधि। घर्षण विधि क्या होती है? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, एक वस्तु धनावेशित हो जाती है, दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। घर्षण विधि में क्या होता है? दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुओं को क्या करते हैं? स्पर्श कराते हैं। इसी प्रकार हमारे पास दूसरी विधि थी, वो कौन सी थी? चालन विधि। जब किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में निरावेशित वस्तु लाते हैं, संपर्क में लाते हैं, स्पर्श करवाते हैं, तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, जिसके कारण निरावेशित वस्तु भी क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। ठीक है। इसके बाद इन दोनों में एक चीज कॉमन है। कौन सी चीज कॉमन है? चाहे घर्षण विधि हो चाहे चालन विधि हो, दोनों में वस्तुओं को क्या करते हैं? स्पर्श करवाते हैं। अगली हमारे पास जो विधि है वो है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि क्या होती है? प्रेरण विधि द्वारा वस्तु को आवेशित कैसे करते हैं? प्रेरण विधि द्वारा वस्तु को आवेशित इस प्रकार किया जाता है कि वस्तु को बिना छुए वस्तु को क्या करते हैं? आवेशित करते हैं। तो देखो इसके बारे में देखो, ऐसी विधि जिसके द्वारा किसी वस्तु को बिना छुए बिना स्पर्श किए हुए आवेशित किया जाता है उसे हम प्रेरण विधि कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक वस्तु है प्लस, जैसे हमारे पास कोई वस्तु है जिस पर आवेश क्या है? धनात्मक आवेश। आवेश क्या है? धनात्मक आवेश। इसके संपर्क में कोई निरावेशित वस्तु लेके आएंगे, तो निरावेशित वस्तु अगर इसके पास में हम लेके आएंगे तो इसके पास वाली सतह पर माइनस आ जाएगा और दूर वाली सतह पर क्या आ जाएगा? प्लस आवेश आ जाएगा। क्योंकि धनावेश माइनस को क्या करेगा? आकर्षित करेगा और प्लस को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। यहाँ पर यह वस्तु क्या है? उदासीन। तो यहाँ पर भी वस्तु उदासीन है, क्योंकि जितने प्लस है उतने ही माइनस है, तो टोटल आवेश क्या है? 0। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? इस वस्तु को क्या करेंगे? भूसंपर्कित कर देंगे, अर्थित कर देंगे। भूसंपर्कित करने का मतलब है, अर्थित करने का मतलब यह है कि जब किसी चालक को किसी तार की सहायता, मतलब जब किसी चालक को किसी तार से संयोजित कर उसका दूसरा सिरा पृथ्वी में गाड़ दिया जाता है तो उसे भूसंपर्कित करना कहते हैं। जब हम इसे भूसंपर्कित कर देंगे तो ये हमारे पास पृथ्वी है और पृथ्वी इलेक्ट्रॉन का महासागर है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गति करेंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ गति करेंगे तो इस जो ये धनात्मक आवेश है इस सभी को क्या कर देंगे? न्यूट्रल कर देंगे, उदासीन कर देंगे। तो हमारे पास इस वस्तु पर क्या बचेगा? केवल ऋणात्मक आवेश। केवल क्या बचेगा? ऋणात्मक आवेश। यहाँ पर माइनस, और ये हमने भूसंपर्कित किया हुआ है तो यहाँ का सारा आवेश जो प्लस चार्ज है, जो धनात्मक आवेश है, वो सारा खत्म हो जाएगा और यहाँ पर ऋणात्मक आवेश बचेगा, क्योंकि ये क्या है? इसके आकर्षण के कारण इस सतह पर रहेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? इस धनावेशित वस्तु को और इस भूसंपर्कित वायर को हटा देंगे तो हमारे पास यहाँ पर ओनली इस वस्तु पर माइनस आवेश आ जाएगा, इस वस्तु पर माइनस आवेश आ जाएगा, तो ये वस्तु क्या हो जाएगी? ऋण आवेश। तो वस्तु को हमने बिना छुए आवेशित कर दिया, जिस विधि द्वारा करते हैं उसे प्रेरण विधि कहते हैं। अगर इस वस्तु को मुझे धनावेशित करना हो तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा? माइनस। यहाँ पे मैं माइनस लूंगा तो यहाँ पे आएगा प्लस और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। तो सारा का सारा जो माइनस चार्ज है वो अर्थ में चला जाएगा भूसंपर्कित करने पर, तो यहाँ पे प्लस चार्ज बच जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इसका एक और तरीका है, वो भी आप देख लो। उसमें क्या होता है? जैसे ये हमारे पास है कोई वस्तु A है और इस पर आवेश है माइनस। ठीक है। इसके संपर्क में हम कोई वस्तु B लाते हैं जो कि उदासीन है, इस पर आवेश कुछ भी नहीं है। इसको हम और भी पास में ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं। ये वस्तु B है तो माइनस की क्या करेगा? माइनस प्लस को आकर्षित करेगा और माइनस को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। तो पास वाली सतह पर धनावेश, दूर वाली सतह पर ऋण आवेश आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? एक अन्य चालक C को वस्तु B से स्पर्श करवा देंगे, संपर्क में लाएंगे, तो इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है? आकर्षण। और इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है? माइनस माइनस के बीच में क्या लग रहा है? प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण होने के कारण दोनों चालक है, चालक होने का ये सारा का सारा माइनस आवेश इसमें चला जाएगा,
आवेश सी में चला जाएगा और सी में चला जाएगा। उसके बाद हमने बी और सी को क्या कर लेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो हमारे पास जो वस्तु ए है इसमें क्या होगा, माइनस आवेश, और वस्तु बी है, वस्तु बी पे कौन सा आवेश आएगा, प्लस आवेश, और वस्तु जो हमारे पास सी है इस पर क्या आएगा, माइनस आवेश। एक बार वापस समझ लो, वस्तु ए है, इसके पास में कोई वस्तु बी हम लेके आए तो पास वाली सतह पर धनावेश उत्पन्न होगा और दूर वाली सतह पर माइनस आवेश आएगा। अब इसके बाद एक अन्य चालक सी से स्पर्श करवाएंगे तो प्लस आवेश आकर्षण के कारण यहीं पे रहेगा और माइनस आवेश प्रतिकर्षण के कारण सी में चला जाएगा। दोनों को अलग अलग कर देंगे तो वस्तु बी धनावेशित हो जाएगी और वस्तु सी ऋण आवेशित हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी विधि जिसके द्वारा हम वस्तुओं को बिना छुए आवेशित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरण विधि। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है आवेशों के गुण या आवेश के गुण। आवेश के गुण, जिसमें पहला है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता या हम कह सकते हैं आवेशों का योग। किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश का मान उस निकाय में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो जैसे कोई निकाय है, इसमें आवेश है Q1 Q2 Q3, तो कुल आवेश क्या होगा, Q इक्वल हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो ये आपको पहले बताया हुआ है, वापस आप देख सकते हो आवेशों की योज्यता या आवेशों का योग। तो कुल आवेश कितना होगा, सभी आवेशों के योग के बराबर। अगर यहाँ साइन माइनस है तो माइनस लेना है, प्लस है तो प्लस लेना है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे ये कोई निकाय है, इसमें आवेश है Q माइनस 5Q प्लस 10Q। तो इस निकाय का कुल आवेश कितना होगा, तो हम क्या लेंगे, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो यहाँ पर Q1 की वैल्यू कितनी है Q, Q2 की वैल्यू कितनी है माइनस 5Q, Q3 की वैल्यू कितनी है 10Q। वैल्यू इनपुट करेंगे, Q इज इक्वल टू क्या आएगा Q, Q2 की वैल्यू कितनी है माइनस 5Q, तो माइनस 5Q, और ये कितना है प्लस 10Q। तो प्लस 10Q और 1Q कितने हो जाएंगे 11Q। Q इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कैपिटल Q लिख सकते हो आप, ये होगा 11Q माइनस 5Q। 11 में से 5 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 6। कुल आवेश का मान हो जाएगा 6। इसके बाद हम बात करते हैं अगले गुण के बारे में। अगला जो गुण है वो है आवेश की निश्चितता। आवेश की निश्चितता, देखो कोई भी कण हो, चाहे वो कितना भी छोटा हो, कितना भी हल्का हो, उसका द्रव्यमान निश्चित रूप से होगा। बिना द्रव्यमान का कोई कण संभव नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आवेश द्रव्यमान से संबंधित होता है। जहां पर आवेश होगा वहां पर निश्चित रूप से द्रव्यमान होगा। ठीक है, लेकिन जहां पर द्रव्यमान हो वहां जरूरी नहीं कि आवेश हो, क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो कि निरावेशित होती है। ठीक है, उन पर आवेश नहीं होता लेकिन उनका द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं आवेशों की निश्चितता। तो आवेशों की निश्चितता से तात्पर्य है कि आवेश का मान वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। आवेश का मान वस्तु या कण के वेग पर निर्भर नहीं करता। चाहे वस्तु गतिशील है चाहे वस्तु
यहाँ पर हम ले सकते हैं स्थिर q स्थिर अवस्था, स्थिर अवस्था, और अगर q गतिशील है तो भी आवेश का मान परिवर्तित नहीं होगा। चाहे q स्थिर है, चाहे कोई कण स्थिर है, चाहे कोई कण गतिशील है, आवेश का मान नहीं बदलता, लेकिन द्रव्यमान का मान बदलता है। एक फॉर्मूला होता है m m0/√1 - v² m क्या है? किसी कण का द्रव्यमान या वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, यह है प्रारंभिक द्रव्यमान, v है वस्तु या कण का वेग, c है प्रकाश का वेग। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम द्रव्यमान की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर द्रव्यमान स्थिर है, अगर कोई कण स्थिर है तो उसका द्रव्यमान अलग होगा, और अगर वही कण गतिशील है तो उसका द्रव्यमान चेंज होगा। यहाँ पर v क्या है? वस्तु या कण का वेग। ठीक है, तो जब हम 11th में पढ़ते थे तो हम बोलते थे कोई कार है, कोई वस्तु है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गति कर रही है, 100 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गति कर रही है, तो द्रव्यमान हम चेंज नहीं लेते थे। क्यों नहीं लेते थे? क्योंकि यहाँ पर हम v की वैल्यू क्या ले सकते हैं? 50, 100, 200, लेकिन c की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है? c = 3 × 10⁸। तो 10⁸, यहाँ पे हम रखेंगे 100, यहाँ पे रखेंगे 10⁸, तो ये वैल्यू लगभग किसके बराबर हो जाएगी? 0 के इक्वल। 1 - 0 1 आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे जो वस्तुएं थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी, यहाँ पे हम आवेश की बात कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटी सी राशि होती है। इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो 10⁶ या 10⁷ तक जाती है। ठीक है, अब आप यहाँ 10⁶ या 7 रखो और यहाँ 10⁸, तो इसकी वैल्यू में क्या होगा? चेंज होगा, परिवर्तन होगा। तो 10⁶, 10⁸, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू क्या होगी? 10⁶, 10⁸, तो ये वाली वैल्यू या ये जो पद है इसका मान क्या होगा? 1 से कम। ऊपर 10⁶, नीचे 10⁸, तो इसका मान क्या होगा? 1 से कम। 1 से कम होगा तो 1 - 1 से कम, तो ये सारा का सारा टर्म जो है 1 से कम होगा। अगर नीचे वाली वैल्यू 1 से कम है, ऊपर वाली क्या होगी? नीचे वाली वैल्यू कम है, ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। जैसे आप एक जगह खड़े हो और आप गतिशील हो, आप दौड़ रहे हो, तो आपके द्रव्यमान में क्या होगा? अलग अलग होगा, आपका द्रव्यमान क्या होगा? बदलेगा। ठीक है, तो जब कोई वस्तु गति करती है तो उसके द्रव्यमान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। लेकिन आवेश, चाहे स्थिर वस्तु हो चाहे गतिशील वस्तु हो, दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट, विद्युत आवेश का संरक्षण। विद्युत आवेश का संरक्षण। तो विद्युत आवेश के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। संरक्षण के बारे में, पृथ्वी में कुल आवेश सुरक्षित रहता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया जाता है, बल्कि आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी में कुल आवेश क्या रहता है? सुरक्षित। जैसे एक उदाहरण से समझ लो, जैसे ये कोई वस्तु है A, ठीक है, इस पर आवेश कितना है? 100 कूलम। और ये वस्तु है B, ये वस्तु है B, इस पर आवेश कितना है? 20 कूलम। दोनों का कुल आवेश कितना है? कुल आवेश यहाँ पर है 120 कूलम। अब अगर वस्तु A से वस्तु B में 30 कूलम आवेश स्थानांतरित कर दें, वस्तु A से वस्तु B में 30 कूलम आवेश स्थानांतरित कर दें, तो यहाँ 30 कूलम आवेश निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 70 कूलम। यहाँ पर आवेश कितना बचेगा? 70 कूलम। ठीक है, और यहाँ 20 पहले से थे, 30 ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पर कितना आवेश आ जाएगा? 50 कूलम। लेकिन
अब आवेश 30 कूलम आवेश स्थानांतरित करने के बाद भी वस्तु A और वस्तु B का कुल आवेश कितना होगा, Q = 120 कूलम। तो कहने का मतलब ये है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु की। ठीक है, तो टोटल आवेश क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। टोटल आवेश में क्या क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण। फोर्थ है आवेशों का क्वांटीकरण। सबसे पहले क्वांटम क्या होता है? क्वांटम का मतलब होता है नंबर, संख्या। क्वांटम का मतलब क्या होता है, नंबर या संख्या। क्वांटम का मतलब होता है नंबर ले लो या संख्या। तो आवेश क्या है, क्वांटीकृत राशि है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये फोन है, मोबाइल है, आप इसको बाजार से खरीदने जाते हो तो आप कितने फोन लोगे? या तो एक ले सकते हो, या दो ले सकते हो, या तीन ले सकते हो, या चार ले सकते हो। ठीक है, आप आधा फोन नहीं ले सकते, 3.5 फोन नहीं ले सकते, 4.25 फोन नहीं ले सकते। आई बात समझ में? या तो 1 लोगे, या 2 लोगे, या 3 लोगे, या 4 लोगे, या 10 लोगे। तो इसको क्या बोलते हैं, क्वांटीकरण। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, मान लो आपके पास पेन है, तो आप 1 पेन खरीद सकते हो, 2 खरीद सकते हो, 10 खरीद सकते हो, 50 खरीद सकते हो। आधा पेन नहीं खरीद सकते, 5.5 पेन नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो इसी प्रकार जो आवेश है, आप किसी एक वस्तु है, ये वस्तु A है और ये वस्तु B है। ठीक है, यहाँ पर आवेश कितना है, वही 100 कूलम ले लो, और यहाँ जैसे मान लो 10 कूलम आवेश। ठीक है, अब आपको वस्तु A से वस्तु B पर आवेश का स्थानांतरण करना है, तो आप क्या करोगे, या तो इसको 1 कूलम आवेश दोगे, या 2 कूलम आवेश दोगे, या 3 कूलम आवेश दोगे, या 4 कूलम आवेश दोगे। ठीक है, आधा कूलम आवेश, 3.5 कूलम आवेश हम नहीं दे सकते। या तो हम क्या करेंगे, आवेश 1 कूलम लेंगे, 2 कूलम लेंगे, 10 कूलम लेंगे। आई बात समझ में? 3.5, 7.5, 3/4, इस तरह से हम आवेशों का स्थानांतरण नहीं कर सकते। जैसे आप जानते हो ये कोई परमाणु है, तो परमाणु में ये क्या होता है, नाभिक, और इसके चारों ओर वर्गाकार कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो आप क्या करोगे, या तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन 1 बार निकलेगा, या 2 बार निकलेगा, या 3 निकलेगा, या 4 निकलेगा, 50 निकलेगा, 100 निकलेगा। ऐसा नहीं कि आपको 2.5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो 2 निकाल दिए और तीसरे में से आधा काट के आप बाहर निकाल दिए। तो ऐसा संभव नहीं, या तो आप 1 निकाल सकते हो, या 2 निकाल सकते हो, या 4 निकाल सकते हो, या 10 निकाल सकते हो। थोड़ी थोड़ी बात समझ आ गई होगी। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। आवेश क्या है, एक क्वांटीकृत राशि है। किसी वस्तु पर आवेश का मान, किसी वस्तु पर आवेश का मान आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। किसी वस्तु पर आवेश का मान, किसी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यह आवेशों का क्वांटीकरण है। एक बार दोबारा देख लो, हमें आवेश लेना है, हमें इलेक्ट्रॉन, हम क्या करते हैं, आवेश अगर हमें किसी वस्तु को आवेशित करना हो तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है।
ठीक है। तो या तो इलेक्ट्रॉन हम देंगे या इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो आपको इलेक्ट्रॉन देना है तो आप 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 2 दे सकते हो, 3 दे सकते हो, 4 दे सकते हो, 3.5, 5.5, 7.25 इस तरह के आप इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, ठीक है। तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन देना है, 2 देना है। तो कहने का मतलब आवेश का कम से कम मान जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। सबसे कम आप आवेश दे सकते हो, कम से कम आप आवेश दे सकते हो तो क्या दे सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन। तो किसी वस्तु पर आवेश का जो मान है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। तो आप किसी वस्तु को आवेशित करोगे तो या तो आप 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो +1 -1, या तो 2 इलेक्ट्रॉन +2 -2, या तो 1 इलेक्ट्रॉन +3 -3। इसी प्रकार आप +ne और -ne इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हो, स्थानांतरित कर सकते हो। या तो आप 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, या आप 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, या आप 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, या आप n इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। तो किसी वस्तु पर आवेश का मान, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ऐसे बनेगा, Q कैपिटल स्मॉल कुछ भी ले सकते हो ±ne, ठीक है। किसी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। एक बार फिर से समझो, जैसे यहाँ पे ये क्या है, ये है वस्तु पर आवेश, वस्तु पर आवेश, वस्तु पर आवेश n क्या है, संख्या क्या है, n = 1 2 3 n तक आप ले सकते हो। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब माइनस में ले सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे ये वस्तु है, यहाँ पर वस्तु A, तो यहाँ पर आवेश क्या है 100 कूलम्ब। तो 100 क्या है नंबर, आवेश क्या होगा, Q = 100 कूलम्ब। 100 क्या है नंबर। अगर मान लो दूसरी वस्तु B है, यहाँ पर आवेश कितना है 50 कूलम्ब, तो Q = क्या लेंगे 50। मान लो कोई वस्तु C है, उस पर कितना है 1 कूलम्ब आवेश, तो Q = E। तो n क्या है नंबर। अगर 1 कूलम्ब आवेश है तो Q = E, अगर 2 कूलम्ब आवेश है तो n की वैल्यू रखेंगे 2, Q = 2E। अगर 3 कूलम्ब आवेश है तो n की वैल्यू रखेंगे 3, अगर n कूलम्ब आवेश है तो Q की वैल्यू क्या रखेंगे, Q = Ne। यहाँ तक बात क्लियर हो जानी चाहिए।